चलिए अब मेरे अगले सवाल का जवाब दें ध्यान से। अगर मैंने सी में कोई प्रोग्राम लिखा, वॉच केयरफुली, और मैंने यहां मेन नाम की जगह सचिन नाम ले लिया, या मैंने मेन नाम की जगह सचिन नाम ले लिया, तो मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, जो आपने अभी अभी डिस्कशन सुना उसके बेस पे मुझे बताइए, विल दिस प्रोग्राम कंपाइल? हाँ या ना? क्या ये प्रोग्राम कंपाइल होगा जबकि इसमें मेन नहीं है? जबकि इसमें मेन नहीं है, शाबाश, ये 100% कंपाइल होगा। इसको कंपाइल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कितनी लाइन कंपाइल करेगा कंपाइलर? कितनी लाइन कंपाइल करेगा? बिल्कुल उतनी करेगा जितनी आपने फ्राइडे सुनी थी, पूरी 461 लाइंस कंपाइल करेगा। इसमें कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, इसमें किसी तरह की एरर नहीं है, लेकिन याद रखिएगा ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। ये कंपाइल हो जाएगा लेकिन ये प्रोग्राम किसी हालत में एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो सकता? क्योंकि ये एग्जीक्यूट होने के लिए किसके पास जाएगा? ये एग्जीक्यूट होने के लिए किसके पास जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। और ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या नहीं मिल रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम को आपके प्रोग्राम में क्या नहीं मिल रहा है? उसे मेन नहीं मिल रहा है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम को यहां मेन नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट कर देगा अपनी तरफ से, ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट कर देगा अपनी तरफ से एरर, वो आपके प्रोग्राम को एक्सेप्ट करने से मना कर देगा। राइट? तो बगैर मेन के प्रोग्राम कंपाइल होता है? यस, बगैर मेन के प्रोग्राम कंपाइल होता है, पर बगैर मेन के प्रोग्राम कभी भी नहीं होता है रन, क्योंकि कंपाइलर प्रोग्राम को कहां से पढ़ता है? जवाब दें। कंपाइलर आपके प्रोग्राम को कहां से पढ़ता है? कंपाइलर प्रोग्राम को पढ़ता है फर्स्ट लाइन से। और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को कहां से पढ़ता है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को पढ़ता है मेन से। तो अगर आपसे कोई पूछता है मेन इंपॉर्टेंट है क्या, सी के प्रोग्राम के लिए मेन इंपॉर्टेंट है, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोग्राम में मेन ना हो तो प्रोग्राम एक ऐसी गाड़ी बन जाएगा, एक ऐसा व्हीकल होगा, एक ऐसी कार होगा जिसमें से इंजन निकाल दिया गया है। तो आप मुझे बताइए, इंजन के बिना कार कार है? हाँ, इंजन के बिना कार कार तो है, कार तो है ना, कार कार तो है, लेकिन वो चल नहीं सकती। यही बोलेंगे ना आप, बगैर इंजन के कार स्टार्ट नहीं हो सकती, बट उसे कार तो बोलेंगे ना। दैट मीन्स ये भी एक प्रोग्राम तो है ना, जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, जो इस समय आपके स्क्रीन पे आ रहा है, उसे प्रोग्राम तो मानेंगे ना। बस प्रॉब्लम ये प्रोग्राम रन नहीं हो सकता क्योंकि इस प्रोग्राम में इंजन नहीं है। और वो इंजन कौन है? वो इंजन है MAIN, मेन। ओके, तो अगर कोई पूछता है विल दिस प्रोग्राम कंपाइल, जवाब है यस, द प्रोग्राम विल सक्सेसफुली कंपाइल। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताइए, अगर मैंने यहां सचिन लिखा और इस तरह से लिखा, क्या अब ये प्रोग्राम कंपाइल होगा? जल्दी जल्दी बोलिए, विल दिस प्रोग्राम ऑल्सो कंपाइल? शाबाश, नहीं कंपाइल होगा। क्या इसलिए कंपाइल नहीं होगा कि इसमें मेन नहीं है? क्या इसलिए कंपाइल नहीं होगा कि इसमें मेन नहीं है? नहीं, प्रॉब्लम मेन ना होने की नहीं है, प्रॉब्लम आपके प्रोग्राम में फंक्शन नहीं है। योर प्रोग्राम इज नॉट हैविंग पैरेंथेसिस आफ्टर सचिन। मैंने आपसे क्या कहा था? कंपाइलर की जिद है, आप जब भी कोड लिखें उसे 2 करली ब्रेस में डालें, करली ब्रेस का एक टाइटल रखें, और टाइटल के राइट पे क्या लगाएं? टाइटल के राइट पे लगाएं पैरेंथेसिस। क्या मैंने सचिन के राइट पे पैरेंथेसिस लगाया है? नहीं लगाया है। तो कंपाइलर इसे कर देगा रिजेक्ट, और कंपाइल करने से मना कर देगा। मिस्टेक क्या है? मिस्टेक है पैरेंथेसिस इज मिसिंग। पैरेंथेसिस आपने मिस कर दिया है, और इस कारण से सचिन फंक्शन नहीं हुआ। क्या कहते हैं? सचिन फंक्शन नहीं हुआ? नहीं हुआ। सचिन किसी हालत में फंक्शन नहीं है। सचिन एक नॉर्मल वर्ड बन गया है, और कंपाइलर नॉर्मल वर्ड नहीं मांगता, कंपाइलर मांगता है आपके प्रोग्राम के अंदर फंक्शन। जल्दी बोलिए, समझ आया? ठीक है, अब जरा इन सवालों के जवाब नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज फंक्शन, या व्हाट आर फंक्शंस, फर्स्ट क्वेश्चन, एंड
why do we write main in our program? फंक्शंस क्या होते हैं और हम अपने प्रोग्राम में मेन क्यों बनाते हैं? ओके, दोनों का जवाब मैंने आपको दे दिया है। अब मैं इसे नोट्स के फॉर्म में लिख रहा हूं, आप पढ़ते चलिएगा और बताइएगा अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर ना हुआ हो तो। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट आर फंक्शंस? जवाब है, इन सी एंड C++ लैंग्वेजेस a function is a block of statements having a name followed by a pair of parentheses. याद रखिएगा, C++ में फंक्शन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है। बिल्कुल सही, आप जो लिख रहे हैं वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, आप ये भी कह सकते हो। सो अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसकी पहचान है कि उसके नाम के बाद आपको मिलेगा अ पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। राइट, आगे लिखते हैं, amongst these functions the most important is a function which is called main. In fact, एक लाइन और लिख देता हूं मैं इसके आगे, point number 2, and every C program is a collection of one or more such functions. Every C program is a collection of one or more such functions. Amongst these functions, the most important is a function which is called main. Why? Why main is so important? This is because whenever we start the execution of our code, whenever we start the execution of our program, comma, this execution कौन करता है? कंपाइलर? नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम. This execution is always done by the operating system. This execution is always done by the operating system, and the operating system starts running our code from the function main. Full stop. In other words, we can say that the first line executed by the OS is the function main. जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पहली एग्जीक्यूटेबल लाइन होती है वो हमेशा होती है द लाइन हुज टाइटल इज MAIN, मेन. जल्दी जल्दी बोलिए, यहां तक क्लियर हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसमें जरा सा भी डाउट है तो बताइएगा. और ये बात 3 लैंग्वेजेस के लिए आपने पढ़ ली आज, याद रखिएगा. आप इस समय सी पढ़ रहे हैं, ये सेम रूल C++ मानती है, ये सेम रूल जावा भी मानती है. C++ में भी मेन होता है, जावा में भी मेन होता है, और यहां भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से ही स्टार्ट होता है. सर, वेयर एक्सपैंडेड सोर्स कोड विल एडेड इन सोर्स कोड, हेडर फाइल्स की जगह पर हेडर फाइल्स ड्रॉप हो जाएंगी, मेन के ऊपर आएगा. अहमद, हेडर फाइल्स मेन के ऊपर लिखे ना आपने, अपन ने हेडर फाइल्स का हैश इंक्लूड मेन के ऊपर लिखा है, तो हेडर फाइल्स का पूरा कोड मेन के ऊपर आकर पेस्ट होगा. ओके, वो आप आगे पढ़ोगे, वो आपको आगे समझ में आएगा कि वो कैसे रन होता है. अभी उसकी चिंता मत करो, वो आप जब फंक्शंस पढ़ोगे तो पता चलेगा ऊपर वाला पार्ट रन कैसे होता है. अभी बस इतना ध्यान रखो, आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट मेन से होता है और फिर ऊपर वाला पार्ट रन होता है जब मेन से हम फंक्शंस को कॉल करते हैं. ठीक है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. फिलहाल जो दिख रहा है वो क्लियर है?
बढ़े आगे, ठीक है। अब आता है अगला सवाल, ये भी हमने आज ही डिस्कस करा है। सवाल है, कैन वी कंपाइल a C or C++ program without the function main? क्या हम C++ का कोई प्रोग्राम बिना मेन के कंपाइल कर सकते हैं? आंसर है यस। बाय ऑल मीन्स वी कैन कंपाइल अ C और C++ और इवन जावा भी जोड़ देता हूं मैं, तो ये भी गलत नहीं है, even Java also. So by all means we can compile a C or C++ or Java code even if it is not having the function main. ऐसा क्यों है? जल्दी बोलिए, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मेन की जरूरत कंपाइलर को नहीं पड़ती। कंपाइलर कभी मेन नहीं ढूंढता। कंपाइलर सिर्फ सर से लेकर पांव तक यानी पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक पूरे प्रोग्राम को कर देता है कंपाइल। कंपाइलर कभी नहीं कहता कि मेन नहीं होगा तो मैं कंपाइल नहीं करूंगा। तो आंसर है दिस इज बिकॉज द कंपाइलेशन ऑफ अ प्रोग्राम किसकी ड्यूटी है? इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपाइलर, is the responsibility of compiler, and compilers never search for main. कंपाइलर कभी आपके प्रोग्राम में मेन नहीं ढूंढते। They always compile the program. They always compile the program from टॉप टू बॉटम। याद रखिएगा, टॉप टू बॉटम मतलब फ्रॉम फर्स्ट रो टिल द लास्ट रो, मीन्स फ्रॉम फर्स्ट लाइन टिल द लास्ट लाइन। कंपाइलर को कोई दिक्कत नहीं है मेन नहीं भी है तो, बट when we run our program, the execution is done by the operating system, not by the compiler. याद रखिएगा, कभी भी आपके प्रोग्राम को कंपाइलर रन नहीं करता। इट्स ओएस एंड सीपीयू जो मिलकर आपके प्रोग्राम को रन करते हैं। इसमें भी प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, प्राइमरी रोल ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, ठीक है। सीपीयू तो बस ऑपरेटिंग सिस्टम के कहने के अनुसार चलता है, बट प्राइमरी रोल ओएस का है। सो नॉट बाय द कंपाइलर, एंड every operating system while running a C or C++ program starts execution from the function main. So last line, without main it is easily possible to compile our code, but it is impossible to run our code. समझ आया? पूरे नोट्स क्लियर जो इस समय स्क्रीन पे दिख रहे हैं? जल्दी जल्दी बोलिए। वेरी गुड, आगे बढ़ूं? मेन की कहानी समझ में आ गई? वेरी गुड, परफेक्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम के आते हैं अगले हिस्से पर। अब मेन के बाद अगर आप मेरे प्रोग्राम में ऑब्जर्व करें तो आपको मिलेंगे दो कर्ली ब्रेसेस। मिल रहे हैं? प्रोग्राम के अंदर दो कर्ली ब्रेस लगे हुए दिख रहे हैं। अब मैं आपको इन कर्ली ब्रेसेस की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं कि ये कर्ली ब्रेसेस हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या इंडिकेट करते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। होता ये था
जब तक सी लैंग्वेज नहीं बनी थी। एक बार फिर बताइए जरा, सी लैंग्वेज कब बनी है? सी लैंग्वेज बनी है 1972 में, राइट? तो सी लैंग्वेज से पहले जब लोग प्रोग्रामिंग करा करते थे तो वो अपने प्रोग्राम की शुरुआत बताने के लिए लिखा करते थे बिगिन। कंपाइलर को ये बताने के लिए कि प्रोग्राम यहां से शुरू हो रहा है, वो लोग लिखा करते थे बिगिन। बिगिन के बाद वो लोग अपना कोड लिखते थे, और कंपाइलर को यह बताने के लिए कि प्रोग्राम यहां पर खत्म हो गया, वो लोग लिखा करते थे एंड। तो बिगिन बताता प्रोग्राम की शुरुआत और एंड बताता था प्रोग्राम की फिनिशिंग। जब सी लैंग्वेज डिजाइन हुई तो मिस्टर डेनिस रिची को ऐसा लगा कि प्रोग्रामर के थोड़े टाइपिंग एफर्ट्स कम कर देने चाहिए। मिस्टर डेनिस रिची को लगा प्रोग्रामर के टाइपिंग एफर्ट्स थोड़े से कम कर देने चाहिए, तो उन्होंने इस बिगिन को रिप्लेस कर दिया इस सिंबल से, और इस एंड को रिप्लेस कर दिया इस सिंबल से। गौर करिएगा, नाम की जगह सिंबल आ गए, नाम की जगह सिंबल आ गए, लेकिन मतलब आज भी पुराना है, मतलब आज भी पुराना है। यानी जब कंपाइलर इस ब्रेस को देखता है तो वह समझता है कोई चीज बिगिन हो रही है, और जब वो इस चीज को देखता है तो समझता है जो चीज बिगिन हुई है वो यहां पर आकर एंड हो रही है। यानी ये कर्ली ब्रेसेस किसी की शुरुआत और किसी की फिनिशिंग बताते हैं। अगर आपको लग रहा है सर किसकी शुरुआत किसकी फिनिशिंग, तो आप रिकॉल करिए आपने इन कर्ली ब्रेसेस के ऊपर क्या लिखा है। आपने इन कर्ली, वॉइड को छोड़ दीजिएगा, वॉइड को इग्नोर करिए, आपने इन कर्ली ब्रेसेस के ऊपर मेन लिखा है। तो ये ब्रेस क्या बता रहा है? ये बता रहा है मेन यहां से स्टार्ट हुआ। ये ब्रेस क्या बता रहा है? ये ब्रेस बता रहा है मेन यहां पर आकर एंड हो गया, क्योंकि कंपाइलर आपसे हर हाल में एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग मेन की आपसे मांगेगा। ठीक है, अब अगली जरूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है एज अ प्रोग्रामर, कौन सी बात? नहीं नहीं, कंपाइल नहीं होगा, नहीं होगा। ओके साहिल, आपको करली ब्रेस की जगह करली ब्रेस ही लगाने हैं, पैरेंथेसिस की जगह पैरेंथेसिस आएगा, करली ब्रेस की जगह करली ब्रेस ही आएंगे। आप इन्हें इंटरचेंज नहीं कर सकते, इनकी जगह कोई और ब्रैकेट नहीं लगा सकते। ठीक है, और वॉइड पैरेंथेसिस से भी नहीं होगा। वॉइड तो कीवर्ड है ना, और मैंने क्या कहा, वॉइड का इस्तेमाल हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, नहीं चलेगा। आपने सुना मैंने क्या कहा था, कंपाइलर की क्या जिद है? मैंने कहा था कंपाइलर की जिद है, आप जब भी प्रोग्राम बनाएंगे, आपके प्रोग्राम में जो भी कोड आप लिखेंगे उसके ऊपर एक नाम होना चाहिए कि नहीं? जल्दी बताइए, एक नाम होना चाहिए। और वॉइड नाम नहीं है। वॉइड क्या है? वॉइड कोई नॉर्मल वर्ड नहीं है, वॉइड रिजर्व वर्ड है। तो वॉइड तो वो देख ही नहीं रहा है, उसे नॉर्मल वर्ड चाहिए, कम से कम एक लेटर का वर्ड हो लेकिन हो। आ रही है बात समझ? ओके, तो ये बताइए ये चल जाएगा अगर मैं लिख दूं वॉइड ए और फिर करली ब्रेस के अंदर अपना कोड लिख दूं? चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए नाम दिया है ना आपने, कंपाइलर ए नाम को लेकर भी खुश है। कुछ तो नाम चाहिए उसको, अपन ने नाम ए दे दिया है। लेकिन फिर याद रखिएगा ये कंपाइल हो जाएगा, लेकिन क्या नहीं होगा? ये कंपाइल हो जाएगा लेकिन क्या नहीं होगा? रन नहीं होगा। ठीक है, और ये ए कौन है? आज के डिस्कशन के हिसाब से ये ए भी सी लैंग्वेज की नजरों में फंक्शन बन गया है, ये भी फंक्शन हो गया है। ठीक है, इसलिए खाली वॉइड से फंक्शन नहीं पहचाना जाता, फंक्शन का नाम होगा, नाम के बाद पैरेंथेसिस होंगे। ठीक है, आगे बढ़ूं? चलिए अब आता हूं मैं अपने पॉइंट पे। तो मैं कह रहा था आपको ये करली ब्रेस लगाने होंगे, और करली ब्रेस के अंदर आपके सारे के सारे स्टेटमेंट आएंगे। ठीक है, अब अगर हाँ सिर्फ करली ब्रेस, क्योंकि वो रूल है, मानना पड़ेगा आपको, लैंग्वेज इस तरह से बनाई गई है। यस और नो? लैंग्वेज जिस तरह से लिखी गई है हमें वो फॉलो तो करना पड़ेगा ना, राइट? ठीक है, आप इंडिया में जब ड्राइव करते हैं कार, तो ड्राइविंग सीट कहां होती है, राइट में लेफ्ट में? इंडिया में ड्राइविंग सीट राइट में होती है। और आप यूएस में देखिए, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो यूएस की कार्स में ड्राइविंग सीट लेफ्ट में होती है। ऐसा क्यों है? रूल है वहां का ऑटोमोबाइल डिजाइन ऐसा है कि ड्राइवर लेफ्ट में रहते हैं। हमारे यहाँ की डिजाइनिंग ऐसी है कि ड्राइवर राइट में रहते हैं। तो हमारे यहाँ करली ब्रेस से ओपन और क्लोज कंपाइलर को समझ में आता है, हमारे यहाँ मतलब सी लैंग्वेज में। आप कोई और सिंबल यूज करेंगे, कंपाइलर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलो आगे।
तो अब मैं अगली बात बोलूं, गौर से सुनिएगा। दो बातें हैं आपके लिए समझने वाली। सबसे पहली बात, ये जो कर्ली ब्रेस हैं, इन्हें याद रखिएगा, कंपाउंड स्टेटमेंट्स का नाम दिया गया है। सुनिएगा गौर से, क्या नाम दिया गया है? कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? कंपाउंड का मतलब होता है जो हमेशा पेयर्स में आए, जो हमेशा पेयर्स में आए। पेयर में आए मतलब अगर ओपनिंग ब्रेस आ रहा है तो याद से उसका क्लोजिंग ब्रेस भी आना चाहिए। यानी इनकी संख्या हमेशा इवन होनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि किसी ओपनिंग का करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रेस ना मिले। तो अगर आप मुझे बोलते हैं सर क्या मैं एक और ओपनिंग ब्रेस लगा सकता हूं या मेन के अंदर ऐसे, तो मेरा जवाब है आप 10 ओपनिंग ब्रेस लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितने ओपनिंग लगाएं, याद से उसके करस्पॉन्डिंग उतने क्लोजिंग लगा दें। अगर आपने ओपनिंग लगाया और क्लोजिंग भूल गए, तब भी कंपाइलर दे देगा एरर। और मिनिमम कितने ओपनिंग क्लोजिंग चाहिए? मिनिमम आपको चाहिए एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। मैक्सिमम कितने लगा सकते हैं? जितनी मर्जी आए लगा दो, लेकिन अननेसेसरी नहीं लगाते हैं। अननेसेसरी कोड को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, इसलिए हम लगाते हैं मिनिमम एक पेयर जो हमारे लिए सफिशिएंट है। एक बताता है ओपनिंग और एक बताता है क्लोजिंग। पहला पॉइंट क्लियर हुआ? ब्रेसेस के बारे में पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट, ये जो ब्रेसेस आप देख रहे हैं, ये फिलहाल अभी के लिए आपके लिए बाउंड्री लाइन है। आपके लिए बाउंड्री लाइन है, सीमा रेखा है, जिसे आप पार नहीं कर सकते। पार नहीं कर सकते मतलब, पार नहीं कर सकते मतलब अगर आप मुझे ये बोलें कि सर ये जो हमने प्रिंट एफ लिखा हुआ है, ये जो हमने प्रिंट एफ लिखा हुआ है, क्या ये प्रिंट एफ हम करली ब्रेस के बाद में लिख सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा नहीं लिख सकते हैं, अभी के लिए नहीं लिख सकते हैं, राइट। लेकिन क्या ये पूरे कोर्स में रेस्ट्रिक्शन रहेगा? नहीं, ये रेस्ट्रिक्शन हटेगा जब हम पढ़ेंगे अगेन। मैं याद दिला दूं, कोड लिखना सिखाऊंगा। पर तब तक, जब तक हम फंक्शन नहीं पढ़ते हैं, हमारी सारी कोडिंग किसके अंदर होनी चाहिए? मैं बोल रहा हूं, वापस वापस रिपीट करता हूं। मैं कह रहा हूं जब हम सी में फंक्शंस पढ़ेंगे, तब मैं आपको मेन के नीचे वाला पार्ट लिखना भी सिखाऊंगा। लेकिन जब तक हम फंक्शंस तक नहीं पहुंचते हैं, हमारी कोडिंग किस एरिया में होनी चाहिए? हमारी सारी कोडिंग होनी चाहिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर। हमारा सारा स्टेटमेंट आना चाहिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर। एक भी लाइन अगर अभी हमारी कर्ली ब्रेस के बाहर चली गई, तो याद रखिएगा हमारा कोड कंपाइल नहीं होगा। रिमेंबर दिस, कंपाइलर कोड को कंपाइल नहीं करेगा। तो हमारे लिए एक बाउंड्री वॉल है, जिस बाउंड्री वॉल के अंदर हमें रहना है, जिसे हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते। समझ आया? क्लियर हुआ? सर कर्ली ब्रेसेस ही क्यों है? अरे रूल है बेटा, और क्या लेंगे आप बताओ? अच्छा, कोई और सिंबल लेते तो आप बोलते वो सिंबल क्यों लिए? कोई तो सिंबल लेना था ना उनको, वो क्या सिंबल चूज करते? अगर कुछ और करते तो आप उस पर नहीं पूछते कि ये सिंबल क्यों लगाया। तो कोई तो सिंबल लेना था ये बताने के लिए कि ये ब्लॉक है। सी लैंग्वेज में ब्लॉक की पहचान यही होती है। यस और नो? अच्छा चलो, मेरे को एक सवाल का जवाब दो आप। मैं आपसे इंग्लिश का एक सवाल पूछता हूं, ठीक है? इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को खत्म कैसे करते हैं? साहिल बताइए, इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस खत्म कैसे होता है? फुल स्टॉप से होता है। क्यों फुल स्टॉप ही क्यों लगाते हैं? फुल स्टॉप ही क्यों लगाते हैं? नहीं, ऐसा रूल क्यों है? फुल स्टॉप ही क्यों है ना? अब इस सवाल का कोई जवाब होगा क्या? जिस बंदे ने इंग्लिश बनाई, जिसने इंग्लिश ग्रामर बनाई, उसने इस तरह से रूल लिखा कि इंग्लिश का सेंटेंस फुल स्टॉप से खत्म होगा। हमारी मातृभाषा में कैसे खत्म होता है कोई वाक्य? हमारी मातृभाषा में, हिंदी में, कोई वाक्य कैसे खत्म होता है? खड़ी पाई से। ठीक, तो यही क्यों लगाते हैं अपन? ये तो रूल है। हर लैंग्वेज के अपने रूल्स हैं, वो आपको मानने पड़ेंगे। उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम हमारी मातृभाषा ने चुना ना, राइट? आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? बस ऐसे यहां पर है, यहां पर आप नहीं बदल सकते। जो लैंग्वेज के रूल्स हैं वो हैं।
आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ें। क्लियर हो गया यहां तक? तो जब भी आप कोडिंग करेंगे, बिल्कुल, जब भी आप कोडिंग करेंगे, कुछ बातें हैं जिन पे हम क्वेश्चन नहीं उठा सकते। जैसे मेन का नाम मेन ही क्यों है? सोचिए, अब मेन का नाम मेन क्यों है? ये सी के डेवलपर्स ने सोचा कि वो प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए उसका नाम वो लोग मेन रख सकते हैं, राइट? तो उन्होंने उसका नाम मेन दे दिया। ठीक है, ऐसे अपने लॉजिक्स में कुछ चीजें लॉजिक बेस्ड हैं, कुछ चीजें रूल बेस्ड हैं, जिसपे हम क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो है, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जगह कुछ और भी आता तो वो भी एक रूल ही होता। क्लियर? चलिए, अतुल सर, सॉरी टू डिस्टर्ब, सेकंड लेक्चर में आपने एक मिनट, समवन इज आस्किंग सम क्वेश्चन। हेडर फाइल्स बताई थी mat.h एंड graphics.h, इसमें साइन लॉग कॉस के ग्राफ हैं, ग्राफ नहीं है अतुल, साइन लॉग कॉस के फंक्शंस हैं। नहीं, आपको साइन लॉग कॉस यूज करने के लिए graphics.h की जरूरत नहीं है। graphics.h की जरूरत पड़ेगी आपको जब आप फिगर्स ड्रॉ करेंगे। अगर आपको साइन कोसाइन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए graphics.h नहीं चाहिए, उसके लिए बस mat.h चाहिए। ओके अतुल, क्लियर हुआ? हम्म, यस प्रिंस। 69, 67 में बीसीपीएल थी, 69 में बी बनी। क्लियर? और 72 में सी बनी। ओके, चलिए, तो ये हुआ आपका आज का मेन वाला पार्ट फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हमारा इस प्रोग्राम को कंक्लूड कर देगा। अगले लेक्चर में हम इस प्रोग्राम को फिनिश कर देंगे। फॉर फिगर्स graphics.h, फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस mat.h, बिल्कुल। और अगर आपको दोनों चाहिए तो आपको सर्कल दिखाना भी है और सर्कल का एरिया भी निकालना है, तब फिर दोनों लगेंगी, तब फिर आपको दोनों लगेंगे। अगर सर्कल ड्रॉ भी करना है और सर्कल पे कुछ मैथ्स भी करनी है, तब आपको दोनों यूज होंगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। दिस इज पेज नंबर 1, पेज नंबर 2। नहीं अतुल, अनफॉर्चुनेटली डेटा स्ट्रक्चर और सी साथ में नहीं पढ़ सकते हैं। जब तक सी कंप्लीट ना हो जाए आप डेटा स्ट्रक्चर्स पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर शुरू ही वहां से होगा जहां सी खत्म होगी। उसमें पहला टॉपिक ही वो आएगा जो सी में आप लास्ट में पढ़ेंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर तो आप वेट करके पढ़िए, पहले सी कंप्लीट कर लीजिए फिर पढ़िएगा। अभी चल भी रहा होगा तो समझ आ नहीं रहा होगा। कॉलेज में चल रहा है डेटा स्ट्रक्चर? नहीं, सी का प्रोजेक्ट भी अभी नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट कैसे कर सकते हैं अभी? जब तक सी पढ़ी नहीं है तब तक प्रोजेक्ट कैसे कर लेंगे? प्रोजेक्ट करने के लिए लैंग्वेज तो आनी चाहिए ना। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।